अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ह्यूमंस में एक्सक्रीशन के लिए दो मेन आर्गन्स हैं, एक लिवर और दूसरे किडनीज़। लिवर कैसा आर्गन है, इसके क्या फंक्शन हैं, वो सारा हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में देख लिया है। आज के लेक्चर में हम किडनीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जब हम किडनीज़ को देखते हैं तो ह्यूमंस की बॉडी में किडनीज़ का एक पेयर मौजूद होता है और एक किडनी के अंदर जब हम देखते हैं तो हर किडनी के अंदर बहुत सी छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिनको नेफ्रॉन्स कहा जाता है। हर नेफ्रॉन के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज़ का एक नेटवर्क मौजूद होता है। नेफ्रॉन्स ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करती हैं और फिर कलेक्ट करने के बाद उस नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिन की शक्ल में बॉडी में से बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक किडनी को अगर हम देखें तो एक किडनी जो है वो मोर और लेस इस तरह की एक बीन शेप्ड आर्गन है। इसमें यहाँ पर एक कैविटी होती है। ठीक है, इसमें ये जो उसका अंदरूनी हिस्सा है जो अंदर को पिचका हुआ है, यहाँ पर एक कैविटी होती है जिसे पेल्विस कहा जाता है। इस कैविटी को कहते हैं पेल्विस। अब ये जो बकिया इसका हिस्सा है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक्सटर्नल जो इसका पार्ट है, बैरूनी हिस्सा, ये किनारे के नज़दीक वाला, इस हिस्से को कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, ये वाला जो इसका हिस्सा है किनारे वाला, इस हिस्से को कहते हैं कॉर्टेक्स। ये इसकी कॉर्टेक्स है, रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स। और बकिया ये जो हिस्सा है कॉर्टेक्स और पेल्विस के दरमियान, इसको कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं मेडुला। दोनों हिस्सों में नेफ्रॉन मौजूद हैं। कॉर्टेक्स में भी नेफ्रॉन है और मेडुला के अंदर भी नेफ्रॉन मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें स्ट्रक्चर का। तो ये ऊपर वाले जो नेफ्रॉन हैं जो कॉर्टेक्स में मौजूद हैं, यहाँ पर जो नेफ्रॉन मौजूद हैं, यहाँ पर जो नेफ्रॉन इन्हें कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और यहाँ पर जो नेफ्रॉन मौजूद हैं इस हिस्से में, उन्हें कहा जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर जो नेफ्रॉन मौजूद है उन्हें जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। तो इस तरह ये दोनों तरह के नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और फिर कलेक्ट करने के बाद यूरिन की शक्ल में उन नाइट्रोजनस वेस्ट को यहाँ पर इस पेल्विस के अंदर स्टोर करते रहते हैं। ठीक है, यूरिन इस पेल्विस के अंदर ऐसा इकट्ठा होता रहता है और फिर यूरिन जो है यहाँ से एक ट्यूब के ज़रिए बाहर आता है। यूरिन यहाँ से एक ट्यूब के ज़रिए बाहर आता है। इस ट्यूब को कहते हैं यूरेटर। इस ट्यूब को नाम दिया जाता है यूरेटर। सेम कंडीशन दूसरी साइड पे जो किडनी है उसमें भी इसी तरह ही है। ठीक है, यहाँ पर भी दूसरी साइड पे भी जो किडनी है उसमें भी सेम कंडीशन, इस तरह यूरेटर इधर भी मौजूद है। अब ये दोनों किडनीज़ के जो यूरेटर हैं ये नीचे एक थैली नुमा स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होते हैं। ठीक है, एक थैली नुमा स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होते हैं। ये जो थैली नुमा स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर। उर्दू में हम इसको मसाना कहते हैं।
ठीक है। और यूरेटर्स की ये जो ओपनिंग है, जिनके ज़रिए ये मसाने के अंदर ओपन हो रहे हैं, इन ओपनिंग्स को कहते हैं यूरेट्रल ओरिफाइसिस। यूरेट्रल ओरिफाइसिस, इन ओपनिंग्स को यूरेट्रल ओरिफाइसिस का नाम दिया जाता है। ये ब्लैडर से आगे यहाँ पर एक लंबी सी ट्यूब है जिसे कहते हैं यूरिथ्रा। ठीक है, इस ट्यूब का नाम दिया जाता है यूरिथ्रा। तो यहाँ पर यूरिन कलेक्ट होने के बाद इन ट्यूब्स के ज़रिए ब्लैडर में आ जाता है। ब्लैडर जब यूरिन से भर जाता है तो यहाँ पर मसल्स का एक रिंग मौजूद होता है। इस मसल्स के इन मसल्स कहते हैं स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स तो जब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से बाहर जाता है तो स्फिंक्टर मसल्स ओपन होते हैं और यूरिन यहाँ से यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर चला जाता है। अब ये जो पूरा सिस्टम आपको नज़र आ रहा है तो इंसान का यूरिनरी सिस्टम कहा जाता है। दिस इज ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ये सिस्टम नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिन की शक्ल में बॉडी में से बाहर निकालता है। ये था किडनीज और जो यूरिन बनाने वाला सिस्टम। अब हम नेफ्रॉन्स की बात करते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन्स ही इस पूरे सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसे होती है और ये कैसे काम करते हैं उसके बारे में अब हम देखते हैं। एक नेफ्रॉन को अगर हम देखें तो उसमें शुरू में इस तरह की कप शेप स्ट्रक्चर होती है। इस तरह इस कप शेप स्ट्रक्चर को कहा जाता है बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल। अब आगे ये कप शेप स्ट्रक्चर इससे आगे नेफ्रॉन एक ट्यूब की शक्ल इख्तियार कर लेता है और ये ट्यूब जो है ये बल्ब खाना शुरू हो जाती है इस तरह। और बल्ब खाने के बाद फिर ये यू शेप इख्तियार कर लेते हैं। अब इस यू शेप की ट्यूब के एंड में फिर बल्ब डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पर बल्ब डेवलप होना शुरू हो जाता है और फिर काफी बल्ब खाने के बाद मिलाकर ये जो ट्यूब है नेफ्रॉन की, ये जो ट्यूब है ये एक बड़ी डक्ट के अंदर ओपन होती है, एक बड़ी नाली के अंदर ओपन होती है। इस नाली को कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इस नाली को कहते हैं, जो नाली है उसे कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी इसमें शुरू में एक कप शेप स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल है वो बल्ब खाना शुरू हो जाती है। अब ये जो बल्बदार हिस्सा है इसको कहते हैं प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल।
इस बंदा हिस्से को नाम दिया जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल है वो यू शेप में आ जाती है और फिर यू शेप के एंड में फिर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की तरह का बलदार हिस्सा डेवलप हो जाता है। अब ये जो बलदार हिस्सा है जो फिर डेवलप हो गया इसको हम कहते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल्स। डिस्टल ट्यूब्यूल्स। डिस्टल ट्यूब्यूल्स मिलाकर एक बड़ी डक्ट यानी नाली के अंदर ओपन होती है। इस डक्ट को कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ एन नेफ्रॉन। अब इस नेफ्रॉन के ब्लड कैपिलरीज का भी एक दूसरी नेटवर्क मौजूद होता है। अब हम ब्लड का जो नेटवर्क है जो नेफ्रॉन के इर्द मौजूद होता है उसके बारे में देखते हैं। एक किडनी को अगर हम देखें तो एक किडनी को ब्लड की सप्लाई एक आर्टरी के जरिए होती है। उस आर्टरी को कहते हैं रीनल आर्टरी, यानी वो ब्लड वेसल जो खून को दिल से किडनी की तरफ लेकर आती है उस आर्टरी को कहते हैं रीनल आर्टरी। दिस इज रीनल आर्टरी। ये ब्लड कहां से लेके आती है? कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट। ठीक है, जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, तो ब्लड का अच्छा खासा हिस्सा जो है वो किडनी की तरफ भी आता है। ठीक है, कहा जाता है कि जितना ब्लड बॉडी की तरफ जाता है हार्ट से उसका 20% किडनी की तरफ आता है। हालांकि किडनी का वेट बॉडी के दूसरे ऑर्गन के मुकाबले में काफी कम है, लेकिन अच्छी खासी अमाउंट में ये ब्लड को रिसीव करते हैं। इससे भी हमें अंदाजा हो जाता है कि ब्लड का और किडनी का फिल्ट्रेशन में नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो ओवरऑल रीनल आर्टरी के जरिए ब्लड किडनी के अंदर आता है और ये रीनल आर्टरी फिर किडनी के अंदर डिवाइड होकर छोटी नालियां बना देती है जिनको आर्टरियोल कहा जाता है। ठीक है, तो एक नेफ्रॉन की जब हम बात करते हैं तो एक नेफ्रॉन की तरफ ब्लड को लाने वाली जो ब्लड वेसल है उसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल। देखिए ये बात दोबारा सुन लें, वो ब्लड वेसल, वो खून की नाली जो ब्लड को नेफ्रॉन की जानब लेके आती है उसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल। ये एफरेंट आर्टरियोल क्या करती है? ब्लड को नेफ्रॉन की जानब लेके आती है। अब एफरेंट आर्टरियोल कहां से आ गई? रीनल आर्टरी से ये आगे डेवलप होती है। ठीक है, तो एफरेंट आर्टरियोल जब इस वोमेन कैप्सूल के अंदर पहुंचती है तो ये छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है। खून की सबसे जो बारीक नाली उनको ब्लड कैपिलरीज कहा जाता है। तो ये एफरेंट आर्टरियोल जब नेफ्रॉन के वोमेन कैप्सूल के अंदर पहुंचती है तो ये कैपिलरीज के एक नेटवर्क की शक्ल इख्तियार कर लेती है। डिवाइड होके कैपिलरीज के एक नेटवर्क की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है जो वोमेन कैप्सूल के अंदर डेवलप हो गया इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इस नेटवर्क को जो वोमेन कैप्सूल के अंदर डेवलप हो गया ये वाला उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसके आगे एक और आर्टरियोल मौजूद है जिसे डिफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। डिफरेंट
आर्टेरियोल, ये इफरेंट आर्टेरियोल फिर आगे बढ़ के प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को कवर कर लेती है और वहां पर पिक्यूलरी का एक नेटवर्क सब बना देती है। तो इफरेंट आर्टेरियोल आगे डिवाइड होके इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के इर्द ब्लड पिक्यूलरी का एक नेटवर्क बना देती है। ठीक है, और फिर यहाँ से फिर दोबारा एक बड़ी ब्लड वेसल डेवलप होती है और फिर वो फर्दर सब डिवाइड होके इन डिस्टल ट्यूब्यूल्स के भी ब्लड पिक्यूलरी का एक नेटवर्क बना देते हैं। अब ये जो ब्लड पिक्यूलरीज हैं जो ऑर्गेनल और डिस्टल ट्यूब्यूल के मौजूद है, इनको कहा जाता है पेरीट्यूब्यूलर पिक्यूलरीज। इनको कहा जाता है पेरीट्यूब्यूलर पिक्यूलरीज। ये वाली पिक्यूलरीज तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के इर्द मौजूद है। ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं और डिस्टल ट्यूब्यूल्स, इनके इर्द गिर्द जो ब्लड पिक्यूलरीज मौजूद है इन्हें कहा जाता है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ब्लॉक का जो यू शेप पार्ट है इसको कहा जाता है लोब ऑफ हैनल। लूप ऑफ हैनल ब्लड वेसल जो यहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल की शक्ल में स्टार्ट हुई थी और फिर आगे एफरेंट आर्टेरियोल में तब्दील हो गई और फिर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के इर्द और डिस्टल ट्यूब्यूल के इर्द पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज में डिवाइड हो गई। अब ये ब्लड वेसल बड़ी होकर थोड़ा सा बड़ा साइज तैयार करके इस लूप ऑफ हैनल को अपनी ब्रांचेस के जरिए कवर कर लेती है। इस तरह और फिर मिलाकर ये ब्लड वेसल रीनल वेन की ब्रांच के अंदर ओपन हो जाती है। ये आगे ब्रांच ऑफ रीनल वेन वो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो ब्रांच है फिर इस ब्लड को रीनल वेन के अंदर ले जाती है और रीनल वेन फिर इस ब्लड को वापस हार्ट की तरफ ले जाती है। अब इसकी ये जो ब्लड वेसल आपको नजर आ रही है लोब ऑफ हैनल के इर्द गिर्द, इसकी ये जो ब्रांचेस हैं ये भी लोब ऑफ हैनल को कवर करने के बाद मिलाकर इसी रीनल वेन की ब्रांच के अंदर ओपन हो जाती है। तो इस तरह ये नेफ्रॉन के इर्द गिर्द ब्लड का और वेसल का जो एक सिस्टम है ये आपके सामने। अब हम देखते हैं नेफ्रॉन के फंक्शन के बारे में कि नेफ्रॉन जो है वो काम कैसे करता है, किस तरह ब्लड में से नाइट्रोजनस बेस को ट्रैक करता है। एफरेंट आर्टेरियोल जब ब्लड लेके ग्लोमेरुलस के अंदर आता है, ग्लोमेरुलस क्योंकि खून की बहुत ही बारीक नालियों कैलरीज पर मुश्तमिल है और कैपिलरीज की दीवारें बहुत बारीक होती हैं, तो जब ब्लड यहाँ पर कैपिलरीज के अंदर आता है तो प्रेशर की वजह से ब्लड के अंदर जो हलशुदा चीजें हैं जैसा कि नाइट्रोजनस बेस और इसके अलावा चीजें साल्ट वगैरह, पानी, ग्लूकोज वगैरह, वो निकल के यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो कप शेप है जिसको हम गोल्डन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, अब जो मटेरियल जो ग्लोमेरुलस में से निकल के बाहर आया है इस गोल्डन कैप्सूल के अंदर, इस मटेरियल को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट
कि इसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर साल्ट्स भी हैं, इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस भी है, ग्लूकोज भी है, मुफीद और गैर मुफीद दोनों। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ से ऐसा मूव करने के बाद नेफ्रॉन की जो ट्यूब है इसके अंदर आ जाता है और मूव करते करते जब ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर आता है तो यहाँ पर जितनी भी मुफीद चीजें हैं तकरीबन सबको जज़ब करके ब्लड के अंदर डाल देगा वापस, ठीक है। पीछे ज्यादातर वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट बाकी रहता है, ठीक है। तो वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट पे मूव करते हुए नीचे ये जो लोकोफेनल है, इसका ये वाला जो पार्ट है जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से स्टार्ट हो रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। ये वाला इतना जो इसका हिस्सा है, इसका ये वाला यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा, उसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग का मतलब है नीचे को आना। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर आया, यहाँ पर इसके अंदर जो मुफीद चीजें थी वो ज्यादातर जैसे वो ब्लड में चली गई। अब जो पीछे नाइट्रोजनस बेस और पानी वगैरह है वो इस डिसेंडिंग लिम्ब में आ जाता है। डिसेंडिंग लिम्ब में आने के बाद ये आप इसके अंदर डिसेंडिंग लिम्ब में आने के बाद फिर ये मटेरियल इस दूसरा ये जो पार्ट है लोकोफेनल का, इसके अंदर दाखिल होगा। इस पार्ट को लोकोफेनल का ये वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। अब ये वाला जो मटेरियल है ये असेंडिंग लिम्ब में आ जाए। यहाँ से ये फिल्ट्रेट जो है होता हुआ डिस्टल ट्यूब्यूल्स में आता है, ठीक है। डिस्टल ट्यूब्यूल्स में जहाँ पर अगर कोई फर्दर चीज रहती है तो उसकी जो दर्शन हो जाती है और उसके बाद बेस और पानी वगैरह है यहाँ से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में आता है। कलेक्टिंग डक्ट से ये आगे फिर पेल्विस में चला जाता है, पेल्विस में, ठीक है। ये यहाँ पर किडनी के अंदर जो कैविटी थी होती है इसको पेल्विस कहते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट जहाँ से पेल्विस, यहाँ पर पेल्विस के अंदर ओपन होती और फिर यूरिन जो है यहाँ पर ऐसा कलेक्ट होने के बाद यूरिटर्स के जरिए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाता है। इस तरह अगर हम नेफ्रॉन्स की जो फंक्शन है उनको समराइज करें, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ ए नेफ्रॉन, इनको अगर हम समराइज करें तो हमें पता चलता है कि नेफ्रॉन का एक फंक्शन तो ये है कि ये फिल्ट्रेशन करता है। इस फिल्ट्रेशन यानी ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल को, सिल्की प्रोडक्ट्स को फिल्टर करते हैं, ठीक है, और उनको यूरिन शक्ल में बॉडी से बाहर निकालते हैं। दूसरा जिनका फंक्शन है वो है रीएब्जॉर्प्शन। किस चीज की एब्जॉर्प्शन? पानी की एब्जॉर्प्शन। अगर बॉडी में पानी कमी है तो यूरिन में से पानी जो है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, या फिर जो मुफीद चीजें हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद होती हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये भी इसका फंक्शन है। और तीसरा भी इसका एक फंक्शन है वो है सिक्रीशन। नेफ्रॉन की जो ट्यूब की अंदर वाली सरफेस है उसको एपिथेलियम कहा जाता है, ठीक है, ट्यूब्यूलर एपिथेलियम। ये जो अंदरूनी सरफेस है उस ट्यूब की, नेफ्रॉन की ट्यूब की जो अंदरूनी सरफेस है उसको
ट्यूब्यूलर एपिथेलियम करते हैं। वो ट्यूब्यूलर एपिथेलियम H+ आयंस फिल्ट्रेट के अंदर, जिसको जो नेफ्रॉन पैदा करते हैं फिल्ट्रेट ब्लड में से, उसके अंदर H+ आयन डालती रहती है, ठीक है, ताकि यूरिन की जो pH है वो मेंटेन रखा जाए। तो ये भी इसका फंक्शन है। ये था नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में और नेफ्रॉन के फंक्शन के बारे में। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।